हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई अभी तक जो जेई मेंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमें पता लगे हैं बच्चों से, वो बेटा क्वेश्चंस मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसे सेम क्वेश्चन जो है वो नीट में भी एक्सपेक्टेड हो, है ना। हो तो अच्छी बात है, सिमिलर ऐसे आ जाएं, वरना ना हो तो अपनी एक बार क्या है रिवीजन भी हो जाएगी, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन अब एनटीए जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, है ना। मतलब इनमें हो सकता है कुछ डाटा इधर उधर हो, लेकिन बच्चों की मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होता है इसलिए। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय शोन मिरर ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना। तो एक्चुअली में क्या है, इसमें अपने पास एक डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, रियल ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो उसने पूछा हुआ है बताओ इमेज जो फॉर्म्ड होगी उसकी नेचर कैसे होगी। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन बेटा, है ना। 10th क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर सकता है, यानी एक पार्ट बिल्कुल ही सिंपल आया ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन, कि अगर अपने पास एक कनकेव मिरर उसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी इमेज बनती है वो अपने पास रियल बनती है ना। तो इसका मतलब वर्चुअल वाला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और अगर रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड भी होगी, तो इरेक्ट वाला ऑप्शन भी बेटा अपने पास ख़त्म हो गया। तो रियल इन्वर्टेड, तो ये भी ख़त्म हो गया बेटा, एक ही ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन, तो बी बेटा इसका आंसर है। तो तुम जानते हो तुम्हारा ये क्वेश्चन तो सही होगा, सिंपल क्वेश्चन। हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी यू आई कोलाइड इलास्टिकली विद अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 3m, है ना। कंजर्वेशन मोमेंटम का क्वेश्चन है, कोलिजन का क्वेश्चन बन रहा है। इसमें बोले कि एम मास की बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है यू आई, एक्स डायरेक्शन में है, एक दूसरा मास रेस्ट पे है, उसके साथ जाके वो इलास्टिकली कोलाइड करती है, ठीक है जी। देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास एम इज़ वी जे, फाइनल वेलोसिटी उस एम की किधर हो गई, जे डायरेक्शन में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड यू ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि जैसे अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो मान लेते हैं ये जैसे एम मास की बॉडी है ना, ये 3m मास की बॉडी है। इस एम मास की बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा यू, है ना। इसके जाके कोलाइड की, और कोलाइड करने के बाद इस एम मास की जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में हो गई कुछ वी, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ये कुछ ओब्लिक कोलिजन हुआ है ना। तो ये जो 3m मास है बेटा ना, ये कुछ ऐसे जाएगा किसी एंगल पे जाने का मतलब इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और इसका वाई कंपोनेंट भी होगा ना। एक्स और वाई कंपोनेंट कहने का मतलब कि अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट बनाऊँ, मान लेते हैं 3m वाले मास का जो एक्स वेलोसिटी है वो वी एक्स है, और इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वी वाई है, ठीक है। अच्छा अपने को किस में रिलेशन पता करना है, अपने को बेटा इस वी के बीच में और इस यू के बीच में रिलेशन पता करना है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, वो एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा और वाई डायरेक्शन में भी लगेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और वाई डायरेक्शन में भी। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में पी इनिशियल बराबर पी फाइनल एक्स में, तो एक्स में मैं क्या लिखूँ बेटा, एम यू इक्वल्स टू, अच्छा इसके पास तो केवल वाई में ही है तो यहाँ क्या लिख दूँ, 3m इंटू वी एक्स। तो यहाँ से अगर वी एक्स तुम सॉल्व करो तो ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आ जाएगा u/3, सही है ना। अच्छा ऐसे वाई डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू पी फाइनल इन वाई डायरेक्शन। तो इनिशियली तो बेटा वाई डायरेक्शन में एम मास के पास वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये तो ज़ीरो है। वाई में बेटा दोनों के पास है, तो एम इंटू वी लिख दूंगा और माइनस करके क्या 3m इंटू वी वाई लिख दूँ, सही है बेटा ना। तो यहाँ से अगर मैं वी वाई सॉल्व करूँ तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा v/3। तो अपने पास वी एक्स भी आ चुका है, वी वाई भी आ चुका है। मोमेंटम कंजर्वेशन करने के बाद अब इलास्टिक कोलिजन है, तो और क्या करना चाहिए, क्या हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए। तो बताओ एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, क्या हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख दूँ, क्या हाफ एम वी स्क्वायर ना। पहले सिर्फ उस बॉडी के पास u वेलोसिटी थी, बाद में v हो गई, प्लस 3m के पास क्या लिखूं, क्या हाफ इंटू 3m इंटू वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र के अंडर रूट का होल स्क्र बेटा, है ना। अरे भाई वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र के अंडर रूट का क्या मैं होल स्क्र लिख दूँ, है ना। तो ये तो कट ही जाएगा, है ना। अब वी एक्स वी वाई तुम्हें पता है, वी एक्स वी वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो यू और वी में बेटा रिलेशन आ जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक दो स्टेप लिख के और सॉल्व करते हैं तो ये जो यू की वैल्यू बेटा अपने पास आ रही है, ये अपने पास आ रही है अंडर रूट 2v,
कितनी वैल्यू आ रही है, √2v। यानी कौन सा ऑप्शन बेटा सही बैठेगा, ये बेटा थर्ड ऑप्शन सही है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि ऐसे ओब्लिक कोलिजन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ध्यान रखो इसका। हाँ तो बेटा अब जो अगला क्वेश्चन है वो अपने पास एसी के ऊपर है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी नीट में आ रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए, बेटर ट्यूनिंग के लिए LCR सर्किट में कौन सा, ये जो डाटा दे रखा है, ये सारे पैरामीटर दे रखे हैं, तो कौन से पैरामीटर फिट बैठते हैं बेटर ट्यूनिंग के लिए। तो बेटर कम्युनिकेशन बेटा उसका ही होगा जिसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, है ना। जिसका क्वालिटी फैक्टर बेटा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मोर क्वालिटी फैक्टर मोर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्वालिटी फैक्टर बेटा तुम्हें फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करके देखनी थी कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है। तो जो क्वालिटी फैक्टर का अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है Q = 1/R √ में L/C ना। तो तुम्हें हर एक का रेजिस्टेंस दे रखा है, हर एक का तुम्हें इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, तो वैल्यूज पुट करोगे तुम्हें पता लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो था वो आंसर फोर्थ ऑप्शन था, ठीक है। फोर्थ में L और C की, L की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, C की वैल्यू बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत कम थी, तो ये ज़्यादा आया था, ठीक है बेटा, हो जाएगा। हाँ तो बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना रोटेशन वाले चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, टॉर्क का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, एक बार फिर से देखो कैसा क्वेश्चन आया उन्होंने। अ रोड ऑफ मास m लेंथ 100 सेंटीमीटर इज हैंगिंग एज शोन इन अ डायग्राम। अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज हैंग्ड फ्रॉम वन एंड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फाइंड टेंशन T एंड TB। यानी एक डायग्राम बना रखा है और उस डायग्राम में, है ना बेटा, हम यहाँ पे डायग्राम बना ही लेते हैं, है ना। ये ऐसे डायग्राम बना रखा है और यहाँ पे ऐसे दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो इस पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे 2m मास यहाँ से सस्पेंडेड है ना, ये 2m मास है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से इसकी लेंथ बेटा कितनी दे रखी है, यहाँ से इसकी लेंथ दे रखी है 25, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे एंड से 75 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये रोड जो है ये भी खुद मास है, इसका भी मास उसने कितना दे रखा है, m मास दे रखा है। तो इसका जो मास m है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, वो उसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा। तो सेंटर पे लाई कर रहा होगा तो वो भी हमें mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ से कितने पे होगा, वो यहाँ से तो बेटा होगा 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, तो अब ज़रा बताओ, इस स्ट्रिंग में टेंशन दे रखी है TA और इस स्ट्रिंग में टेंशन दे रखी है TB। तो हमसे TA TB पूछा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है, पूरी बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में। तो बेटा एक तो इसमें NLM की इक्वेशन लगानी है ना, बी TA TB ऊपर है और यहाँ पे टोटल मास कितना है 2 mgb नीचे और mgb नीचे, तो टोटल कितना मास बेटा लग रहा है 3 mg। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा NLM की क्या बनाए FBD से, TA + TB = 3 mg, क्लियर है ना। अच्छा, सेकंड इक्वेशन बेटा बनाते हैं टॉर्क की। अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम वाली बॉडी के किसी भी पॉइंट पे तुम टॉर्क ज़ीरो कर सकते हो, है ना। किसी भी पॉइंट पे तुम क्या कर सकते हो, टॉर्क ज़ीरो कर सकते हो, है ना। अब जैसे मान लो ये A पॉइंट है, चाहे A पॉइंट ले लो, चाहे ये सेंटर वाला पॉइंट ले लो, तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो = 0 कर दो, है ना। जिसमें A पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो TA गायब हो जाएगा, केवल TB इक्वेशन बचेगी। तो A पॉइंट के अबाउट किस किस का टॉर्क आएगा, TA का तो आएगा नहीं, एक तो mg का आएगा, एक 2 mg का आएगा और तीसरा इस TB का आएगा ना। तो मैं इन सब का टॉर्क लिख रहा हूँ बेटा, तो मैं इसको क्या लिखूँ बताओ ज़रा। mg का टॉर्क क्या लिखूँ, mg × L, L की वैल्यू कितनी है 50 ना। तो एक बार इसको लेंथ के टर्म में लिख लेते हैं, मान लेते हैं पूरी इस रोड की लेंथ है L, तो क्या लिख दूँ बेटा mg × L/2, ठीक है। अच्छा, फिर 2 mg कितने डिस्टेंस पे है, वो तो बेटा 3L/4 पे है, ये 25 है मतलब ये L/4 है, तो ये कितने होगा 2 mg 3L/4, तो प्लस 2 mg × 3L/4 इक्वल टू, है ना। अब TB का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या लिख दे, TB × L लिख दूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ TB × L ना। तो भाई सीधी सी बात है, L से L तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। अब TB की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ये अपने पास कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये mg/2 + 3 mg/2 ना। तो ये अपने पास बन जाएगा 4 mg/2, यानी ये बन जाएगा 2 mg = TB, ठीक है ना। ऐसे करके बेटा बस ये दोनों इक्वेशंस बना के तुम्हें सॉल्व करना है इसको ना। सॉल्व करोगे तो TA TB की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, चले आगे। सॉल्व तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लोगे ना बेटा? हाँ तो बेटा कैपेसिटर के ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। फॉर्मूला अपने को याद है, रट्टा मार रखा है हमने। क्या दे रखा है? C1 इक्वल्स टू 5.6 माइक्रोफेराड इज चार्ज अप टू 220 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटर है जिसको 220 वोल्ट से चार्ज कर लिया। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 2.8 है और उसको उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है ना। फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी ना। तो कहने का मतलब ये कॉमन पोटेंशियल वाला केस है कि अपने पास एक कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज है और एक दूसरा कैपेसिटर है उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा तो वो अनचार्ज है ना। इसका C पता है और इसका पोटेंशियल भी पता है 220 है ना। अच्छा अब बताओ इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका पोटेंशियल कितना है? 0। तो एनर्जी लॉस पूछा हुआ है, तो एनर्जी लॉस का बेटा मुझे बता दो फॉर्मूला क्या होता है, बता दो ज़रा। एनर्जी लॉस डेल्टा यू का फॉर्मूला हाफ क्या लिखते हो? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में बेटा क्या लिखते हो? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 C2 पता है, V1 V2 पता है, V2 तो बेटा इसमें कितना है? 0। V1 दे रखा है, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। हाँ बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है ना, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि BC की जो वैल्यू है वो 2AC है। ठीक है, फिर अभी डायग्राम बनाएंगे तो मैं क्लियर हो जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास M स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट A। If mu equals to r tan theta, then find the value of mu. Surface BC is smooth and surface AC is rough with coefficient of friction mu. तो मैं इस पे बेटा सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा है ना। और ये बेटा जो वैल्यू दे रखी है ये पॉइंट दे रखा है B, ये उसने पॉइंट दे रखा है C और ये वाला पॉइंट उसने दे रखा है बेटा A। तो यहाँ पे एक ब्लॉक को क्या रिलीज़ किया गया। ठीक है, अच्छा ब्लॉक अगर रिलीज़ करेगा तो ये ब्लॉक नीचे फ्लो करेगा है ना, नीचे करेगा। बट उसने ये बोल दिया कि BC की जो लेंथ है वो AC से डबल है। यानी अगर मैं AC की लेंथ को बेटा L मानूँ तो BC की लेंथ अपने पास कितनी आ जाएगी? ये तो 2L हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर उसने क्या बोला? M स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड कम्स टू रेस्ट एज पॉइंट A। B से वो चलना स्टार्ट करता है और A पे आके फिर से रेस्ट पे आ जाता है। यानी यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी 0 है बेटा और यहाँ पे भी A पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है ना। B पे भी 0, A पे भी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगी। इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0। तो यहाँ पे हम क्या वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं ना। अच्छा लेकिन उसके लिए वर्क डन अब पहले किसका लिखना पड़ेगा? एक तो बेटा mg का वर्क डन होगा और दूसरा नॉर्मल का वर्क डन होगा। दो ही फोर्सेज यहाँ पे अपने को पता है। तो मैं एक तो यहाँ पे mg शो कर देता हूँ। mg किधर लग रहा है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg लग रहा है नीचे है ना। और नॉर्मल बेटा किधर लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मल का वर्क डन, mg का वर्क डन। तो mg के लिए पहले मुझे बेटा ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना ट्रायंगल की। ये टोटल है 3L है और ये थीटा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम एक छोटा सा और ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये थीटा है तो ये है अपने पास 3L। तो थीटा के सामने वाली लेंथ क्या आ जाएगी? 3L साइन थीटा है ना। तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना। तो मुझे बताओ क्या लिखूँ अब मैं? लिख रहा हूँ टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। अच्छा टोटल वर्क डन किसने किया? mg ने किया। तो mg भी नीचे और डिस्टेंस ट्रेवल भी नीचे। तो mg इंटू 3L साइन थीटा। पॉजिटिव में लिखूँ नेगेटिव में लिखूँ? पॉजिटिव में लिखेंगे ना। अच्छा फ्रिक्शन का वर्क डन तो नेगेटिव में आएगा, तो म्यू इंटू n की वैल्यू क्या लिख दूँ? क्या वो mg कॉस थीटा होती है इंटू डिस्टेंस। तो अब इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो पाथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है। तो वो कितना लिख दूँ बेटा? 3L है ना, बराबर इनिशियल भी वेलोसिटी 0 और फाइनल भी 0। तो बस अब अपने को इसको सॉल्व करना है। म्यू की वैल्यू तुम्हें उसने दे रखी है, म्यू की वैल्यू उसने अजीब सी दे रखी है। ध्यान से देखो म्यू की वैल्यू उसने क्या दे रखी है? म्यू इक्वल्स टू r tan थीटा ना। तो एक बार तुम अगर इसको रखोगे तो पहले r की वैल्यू आएगी, फिर r की वैल्यू रखने के बाद फिर म्यू की वैल्यू आ जाएगी है ना। चलो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा बेटा? अपने पास यहाँ बचेगा, देखो m से m तो कट ही जाएगा। ठीक है, g से g भी कट जाएगा, l से l भी कट जाएगा। यहाँ पे अपने पास बचेगा 3 साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू में क्या लिख देता हूँ? r tan थीटा इंटू क्या लिख दूँ? कॉस थीटा। ठीक है,
सॉरी बेटा, यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 3L आएगा या L आएगा, क्योंकि उसने एक स्पेशल बात बोल रखी है कि जो रफ सरफेस है वो कौन सी है, वो सिर्फ AC वाली है। ये देखो, AC इज़ रफ, यानी फ्रिक्शन केवल L लेंथ तक ही लगेगा। फ्रिक्शन कितनी लेंथ तक लगेगा? L लेंथ तक लगेगा। तो अब ज़रा बताओ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3L की बजाय हमें क्या लिख देना चाहिए? यहाँ पे 3L की बजाय हमें यहाँ लिख देना चाहिए L, है ना। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, है ना। इंटू में क्या लिख दूँ? L, वो तो कैंसिल आउट ही हो गया था, ठीक है। तो हटा देते हैं इसको। तो अब ज़रा बताओ, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखोगे तो R की वैल्यू बेटा आ रही है इसमें 3। तो अगर R इसमें 3 आ गया तो ऑब्वियस ही बात है म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है बेटा, हो जाएगा। मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टोटल अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है। टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। हाँ तो बेटा, ये अपने पास एक फ्लूइड का क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन का भी अपने को ज़्यादा डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना कैसे है। अ ट्यूब फिल्ड विद वाटर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व सो फॉर्म। तो हमें इस कर्व की इक्वेशन बतानी है ना। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी हम करते हैं, कर्व की इक्वेशन, और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हमने लिखा हुआ है ना। डायरेक्ट फार्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए, और डायरेक्ट फार्मूले से ही करेंगे अगर पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए तो। बेटा ये ध्यान रखो कि ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये अपने पास होती है वाई मैक्स, और ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है वाई मिनिमम। तो वाई मैक्स माइनस वाई मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है, वाई मैक्स माइनस वाई मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज़ तुम्हें दे रखी हैं, बस तुम्हें इसमें वैल्यू पुट करके इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे बेटा जो एक्सपेक्टेड है नीट में भी आने के लिए, इसलिए अभी भी लग जाओ ढंग से, क्योंकि पेपर जो है वो मिक्स आने वाला है। क्योंकि जेई मेंस का भी पेपर ऐसा ही आया है, केमिस्ट्री का इजी आया है, फिज़िक्स का मॉडरेट आया है, और मैथ्स का जो है वो टफ़ आया है, ठीक है। तो जो ऑब्वियस ही बात है, तुम याद रखना, जो इनका टफ़ पार्ट है वो इनका टफ़ ही आया है। मैथ्स इनका टफ़ होता है तो इनका टफ़ ही आया है। ऐसे फिज़िक्स बायो वाले के लिए टफ़ होता है, तो एक्सपेक्टेड अब लग रहा है कि वो टफ़ आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड बेटा। थैंक यू।